बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। 11 मई को हर हाल में अमन कायम रखना होगा, पाक फौज का अज़्म। मगर MQM के एक उम्मीदवार का कत्ल बता रहा है अमन बड़ा चैलेंज है। लाहौर से मायूसी, पंजाब में मुश्किलात, शिराजी बिरादरान नाराज, दस्ती भी गए, टिकटें रिश्तेदारों में तकसीम, पीपल्स पार्टी खसारे में जाती नजर आ रही है। लोड शेडिंग किसी के लिए सबसे मकबूल नारा, किसी के लिए खतरनाक हथियार। जारी लोड शेडिंग की शिद्दत इंतखाबी नताइज का हुलिया बिगाड़ सकती है। अदालत की मुदाखलत के बावजूद समंदर पार पाकिस्तानी वोट के हक से महरूम। मुल्क छोड़ने वाले मुल्क के मामलात में हद से ज्यादा संजीदा हैं। पाक फौज के निजाम में सबसे अहम और आला सतही फोरम फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग है। इस अहम तरीन फोरम पर पाक फौज की आला दर्जे की तमाम क़यादत यानी कोर कमांडर्स, स्टाफ ऑफिसर्स, तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स और मेजर जनरल्स शरीक हुए। रिवायत के मुताबिक पाक फौज के इस फोरम पर मुल्क के हसास मामलात और फौज के पेशावराना अमूर पर खुलकर बहस होती है। एक एक पहलू का जायजा लिया जाता है। आज जनरल इशफाक परवेज कियानी की सदारत में इस फोरम का इजलास हुआ। इजलास में 11 मई को होने वाले आम इंतखाबात के सिक्योरिटी प्लान और इसमें पाए जाने वाले खतरात पर खुलकर बात की गई। इजलास में इस अज़्म का ऐलान किया गया कि पाक फौज इलेक्शन की तरफ से तलब की जाने वाली तमाम तर मुआवनत फराहम करेगी ताकि मुल्क में शफाफ इंतखाबात पुरअमन माहौल में करवाए जा सकें। आज होने वाला फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास इस बात का इस्तेआरा है कि पाक फौज जनरल इशफाक परवेज कियानी की क़यादत में जमहूरियत से अपनी वफा निभा रही है। इस अहद की पासदारी कर रही है जो जनरल इशफाक परवेज कियानी ने फौज की कमान संभालते ही बिलवास्ता तौर पर कौम से किया था कि फौज सियासत से दूर और बैरकों तक महदूद रहेगी। जनरल कियानी ने 2008 के इंतखाबात से कबल ISI का सियासी सेल खत्म करने का ऐलान किया और फौज को इंतखाबी और सियासी अमल से दूर रखा। वैसे तो पाकिस्तान में फौज का इलेक्शंस में हमेशा किरदार रहा है, लेकिन अब यह किरदार मुस्बत अंदाज में तब्दील हो चुका है। पिछले दिनों जनरल इशफाक परवेज कियानी ने साफियों के एक ग्रुप से मुलाकात के दौरान कहा था कि जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार और गैर जानिबदाराना इंतखाबात उनका ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा है। इन्होंने साफियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने देखा कि हर बार कहा गया कि फलां के पीछे फौज है, फलां फौज की कठपुतली है। कभी कहा गया कि फौज इंतखाबात का इल्तिवा चाहती है। बाद सियासतदानों की अचानक आमद और उनकी बर्पा करदा क़यामत को भी फौज से जोड़कर ताबीर ये पेश की गई कि फौज इंतखाबात का इल्तिवा चाहती है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि फौज किसी के पीछे नहीं बल्कि फौज दस्तूर के ताबे है और अपना किरदार अदा कर रही है। उनका कहना था कि आप देखेंगे कि जमहूरियत आगे बढ़ेगी, इंतकाल इक़्तिदार वोट के जरिए होगा। फिर वक्त ऐसा होता नजर आ रहा है। इस वक्त आने वाले इंतखाबात को सबसे ज्यादा खतरा दहशतगर्दी और बेअमनी से है। एक तरफ फौज मगरबी सरहदों पर मसरूफ अमल है, तीरा, स्वात और फाटा में बाकायदा हालत जंग में है। वादी तीरा में तो खूनी मार का आराई जारी है। इन हालात में जब दुश्मन अपनों की शक्ल में हमारे अंदर ही मौजूद है और अमन को हर लम्हा एक नई मौत दे रहा है, इन हालात में पाक फौज के लिए अमन और ज्यादा बड़ा चैलेंज है। आज हैदराबाद के हल्का PS43 से MQM के एक उम्मीदवार फखरुल इस्लाम को कत्ल कर दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के अंगोरडा के हल्का NA41 में एक उम्मीदवार अब्दुल खालिक का इंतखाबी दफ्तर बारूद से उड़ा दिया गया। जबकि आज कराची में आखिरी इत्तला तक 11 हलाकतें हुई जिनमें 3 सिटी वार्डन्स भी शामिल हैं। MQM ने इन हलाकतों को इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग करार दिया है। इन हालात में सवाल है कि 11 मई जो फैसले का दिन है उस दिन अमन कायम रखना फौज के लिए किस कदर बड़ा चैलेंज होगा। इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं जमशेद अयाज साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे हम इसी बारे में बात करेंगे। जमशेद साहब, कितना बड़ा चैलेंज है पाक फौज के लिए अमन कायम रखना इंतखाबात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हमेशा होता है, क्योंकि आप इंडिया जैसी फौज से तो लड़ सकते हैं मगर अंदरून में जो प्रॉब्लम होती है, टेररिज्म की प्रॉब्लम जो होती है और इस तरह की जो सेक्टेरियन वायलेंस होती है, इसको काबू करना आसान नहीं है। मगर हमारी फौज जो है, आई थिंक हर चीज़ में पाकिस्तान के काम आई है, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे अर्थक्वेक्स हो और चाहे टेररिज्म हो। तो आई थिंक पाकिस्तान अंडर जनरल कियानी अपना रोल प्ले करेगी और मुझे उम्मीद है
कि ये जो इलेक्शंस हैं ये ऑनेस्ट और स्ट्रेट होंगे, मगर असली चीज सिर्फ ये है कि पाकिस्तान फौज को टास्क क्या मिलता है, बिकॉज जो उनको टास्क मिलेगा उस पे वो जरूर पूरी उतरेंगी। सही। हमारे साथ एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। फैसल सब्जवारी साहब, आज आपके दो रहनुमाओं को निशाना बनाया गया, लेकिन फारूक सत्तार साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि लगता यह है कि रियासती ऑपरेशन किया जा रहा है एमक्यूएम के खिलाफ। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? कौन कर रहा है? निगरान हुकूमत कर रही है? कौन है? इसकी वाज़ेह वजह तो मेरे ख्याल में यही है कि ये महज कहकर कि बैरियर हटाने से कोई इलाका, बैरियर लगाने से कोई इलाका नो गो एरिया बन जाता है, इससे भयानक कोई मजाक है नहीं। जहाँ स्ट्रीट क्राइम्स हों, जहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मौजूदगी के बावजूद दिन दहाड़े एमक्यूएम के रहनुमाओं को और उम्मीदवारान को शहीद किया जा रहा हो, वहाँ शहरी एक नेबरहुड वॉच सिस्टम के तहत अगर अपनी हिफाजत के लिए बैरियर लगाते हैं, वो सिर्फ चोर उचक्कों से बचने के लिए लगाते हैं, तो वहाँ तो वो बैरियर खत्म कर दिए जाए। लेकिन जिन इलाकों में खुद कानून नाफिज करने वाले इदारे या तो दाखिल नहीं होते या दाखिल होने से पहले सोचना पड़ता है उनको, वहाँ कोई कार्रवाई ना करें, तो इसके माने यही है कि महज शहरियों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जहाँ जिस तरीके से आप देखें ट्रैफिक वार्डन्स को 3 को शहीद किया गया, एमक्यूएम के मरकजी हमारे रहनुमा एसएम शिराज, उन्हें शहीद किया गया और इन एक्शन है, निगरान हुकूमत हो या कानून नाफिज करने वाले इदारे, हम सबसे सवाल तो उठाएंगे और हम अपनी बेचैनी का भी इजहार करेंगे। एक तरफ तो हमें बराह रास्त टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे कत्ल किए जा रहे हैं और उसके बाद उसको कबूला जा रहा है। तो ये जो अनासर हैं उनके खिलाफ उतनी विजिबल, उतनी प्रॉम्प्ट कार्रवाई अगर नहीं होगी तो फिर मेरे खदशात बढ़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस साल 3 माह 10 दिन गुजरे हैं, 48 पुलिस एहलकार जहां बाक हुए हैं, 2 नेवी एहलकार हैं, 7 रेंजर्स एहलकार हैं। तो दहशतगर्दों का निशाना तो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, और बैरियर्स की आप जब बात कर रहे हैं तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हटाए गए। नहीं जी, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो गो एरिया खत्म करें। बैरियर तो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर भी और इस्लामाबाद में भी मौजूद है। बैरियर लगाने से कोई इलाका नो गो एरिया नहीं बनता। बैरियर तो चोर उचक्कों के लिए है, जिस तरीके से मैंने कहा। हाँ, हर वो बैरियर को खत्म किया जाए कि जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की नकलो हरकत में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अगर कोई बैरियर इसलिए है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं, थाने को इन्फॉर्म करके लगाए हैं, उसको मैं सुप्रीम कोर्ट के आड़ में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर भी बैरियर मौजूद है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब। एमक्यूएम जो है उसके खदशात अपनी जगह हैं। ये भी कहा है फारूक सत्तार साहब ने कि इलेक्शन दफातर जो हैं उनको भी बंद किया जा रहा है और पुरअमन इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। जमशेद अयाज साहब, जब इदारे, कानून नफज करने वाले इदारे हों, फौज हो या रेंजर्स हो, वो जब इस तरह ऑपरेशन करते हैं किसी के खिलाफ, तो रिजेंटमेंट भी सामने आती है। ये भी एक फौज के लिए मसला होता है, सोच समझ कर जाना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप ऑपरेशन करेंगे, चाहे कितना भी ऑब्जेक्टिव हो, पॉजिटिव हो और बिल्कुल क्वालिफाइड हो कि ये आप दहशतगर्दों के खिलाफ कर रहे हैं, कोई ना कोई जरूर होगा जो कहेगा कि पाकिस्तान फौज हमारे खिलाफ है। अब आपको पता लग गया और इतने दिनों से पता लग गया कि पाकिस्तान की फौज किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। 100% वो पॉजिटिव रिजल्ट चाहती है और वो चाहती है कि दहशतगर्दी खत्म हो, और ख़ास तौर पे कराची से, जहाँ कराची को इतना ज़बरदस्त शहर था। मैं खुद कराची का रहने वाला हूँ और इधर ये हाल हो गया है कि अब किसी दिन भी ऐसा नहीं जाता जहाँ कोई ना आदमी मरे ना, शहीद ना हो। तो मेरे ख्याल से हमें ये समझना चाहिए कि फौज का जो रोल है वो पॉजिटिव है और रहेगा, और फौज को अपनी एक्शन लेने देना चाहिए। सही। और जमशेद साहब ये फरमाएगा, इलेक्शंस जो हैं वो सबसे अहम है इस वक्त। फौज ने बाकायदा कह दिया, आज सबसे अहम इजलास था फौज का, ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग थी, उसमें कह दिया कि इलेक्शंस पुरअमन लाने के लिए जो कुछ करना होगा फौज करेगी। क्या कर सकती है फौज? हर जगह जहां इलेक्शन कमीशन कहेगा फौज जाने को तैयार है, लेकिन क्या हर पोलिंग स्टेशन में फौज के होने से पुरअमन हो जाएगा? या जो हम तीरा में देख रहे हैं जिस तरह ऑपरेशन किया जा रहा है, बड़ा जानी नुकसान हो रहा है, वहां पर शहादतें भी हुई हैं, नुकसान दहशतगर्दों को भी हुआ है, इस तरह से ऑपरेशन भी करने होंगे साथ साथ? देखिए, ये तो बात सही आप कह रहे हैं, तीरा जैसी जगह में करने पड़ेंगे,
मगर बाकी जो मुल्क है वहाँ जो फौज की जो प्रेजेंस है उसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि जहाँ भी ऑपरेशन करना पड़ेगा या थोड़ा बहुत मूवमेंट करनी पड़ेगी, फौज वो करेगी और उसका आपको आप देखेंगे कि पब्लिकली उसको असर होता है। सही। मेरे ख्याल से ये जरूर असर होगा, बट फौज को सही ऑर्डर देना है सही कि क्या चाहते हैं वो फौज से, और जहां अगर आप चाहते हैं कि हर आदमी के पीछे फौज रहे तो ये तो नामुमकिन है, मगर जहां इफेक्टिव हो सकती है फौज वहां जरूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि हम पेशावर में भी देख रहे हैं, वहां भी एनपी के उम्मीदवार को भी वहां पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। फौज के लिए मुश्किल है, लेकिन फौज कमिटेड नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद एयाज साहब। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। लाहौर से मायूसी, पंजाब में मुश्किलात, शिराजी बिरादरान नाराज, दस्ती भी गए, टिकटें रिश्तेदारों में तकसीम, पीपल्स पार्टी खसारे में जाती नजर आ रही है। जमशेद दस्ती जेल से रिहा हो गए। ये रिहाई अदालत की तरफ से थी। एक रिहाई का ऐलान उन्होंने खुद कर दिया। ये सियासी रिहाई उनके मन की अदालत की तरफ से थी। पीपल्स पार्टी उनका ओढ़ना बिछोना था, अब नहीं रहा। कहते हैं ईमानदार क़यादत की तलाश है। जमशेद दस्ती साहब का क्या कहना, क़यादत की बरकिरदारी उन्हें 5 साल बाद नजर आई। चलिए आई सो आई, लेकिन फकत मामला जमशेद दस्ती साहब का तनहा नहीं। पीपल्स पार्टी को हिजर के कई मरहले दरपेश हैं। ठट्टा के शिराजी नाराज हैं। बाकी सिंध में पीपल्स पार्टी पर टिकटें अपने रिश्तेदारों में बांटने का इल्जाम है। मुल्तान से रावलपिंडी तक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को सख्त मरहलों का सामना है। उधर पीपल्स पार्टी के गैर एलानिया मगर रिवायती उम्मीदवार अपनी हुकूमत की कारकर्दगियां साबित करने के लिए जोर लगाते हैं, तो उधर आवाम का सवाल लोड शेडिंग से शुरू होता है और करप्शन के इल्जामात तक जाकर दम लेता है। जबकि तख्ते लाहौर को फतह करने के नारे पंजाब के गवर्नर हाउस में लगाने वाली इस जमात के पास लाहौर में देने के लिए काबिल जिक्र कोई उम्मीदवार नहीं। अगर कोई है तो बुशरा एतजाज, जिनका औरतों के हुकूक के हवाले से जिद्दोजहद का एक माजी अपनी जगह, मगर सियासत में उनका हवाला एतजाज एहसन के सिवा और कुछ नहीं। यूं लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी लाहौर की सियासत में एहसास शिकस्त को अपनी रगे जां में बसा बैठी है। पीपल्स पार्टी हर आमिर वक्त से लड़ने वाली जमात, इसको सियासत की बिसात पर मात देने वाली जमात, हर आमरियत के बाद इख्तिदार में आने वाली जमात, हर आमिर के जख्म रसीदा मुल्क को संभालने वाली जमात, मगर अफसोस हर बार अपनी नेकनामी लुटाने वाली जमात। इस बार भी एक आमिर के बाद मुल्क को संभाला, दस्तूर को आमिराना गिलाजतों से साफ किया, मगर अवाम की हसरतों का इलाज ना कर सकी। अब की बार यौम हिसाब 11 मई को है, मगर पीपल्स पार्टी खसारे में जाती मालूम होती है। क्या पीपल्स पार्टी के पास इस मर्ज का कोई इलाज है या कोई इसका मरहम है? बात होगी। हमारे साथ हैं पलवी शाह खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, मगर उनसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम बात करते हैं जमशेद दस्ती साहब से। जमशेद दस्ती साहब, एक तो आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन ये आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों छोड़ दिया आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, सबसे पहले तो खैर मुबारक। आप दोस्तों की दुआएं थी, मोहब्बत थी, और यकीनन तौर पे उन गरीब मजलूम तबका जिस तबके से मैं हूँ उनकी दुआएं मेरे साथ थी, और अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना सुरखरू किया और मैं बाइज़्ज़त जो है ना बरी हुआ। दूसरी चीज़ है कि यकीनन तौर पे आपने काफ़ी चीज़ों की बात की है, मैं 2 मिनट आपसे लूँगा जी कि मैं वो वैध शख्स था जो पीपल्स पार्टी में रहते हुए इनकी करप्शन के खिलाफ लड़ा। इजाज़ भट्ट की क्रिकेट PCB की करप्शन हो, डॉक्टर आसिम की हो, रमहान मलिक की हो, यूसुफ रजा गिलानी के बारे में सबसे पहले पार्लिमानी मीटिंग में बोलने वाला मैं शख्स था कि इनका पूरा खानदान करप्शन में लगा हुआ है, और जिसकी वजह से ये फ्यूडल तबका आ गया और उसमें वो लोग आए जो हर हिना रब्बानी जैसे लोग जो हर जो है ना यकीनन करो कि आमिर के साथ हर पार्टी के साथ उनका रिश्ता चलता आया, और वो जागीरदार मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे और मैं हक पे लड़ा। आखिरकार जब सब एक करप्शन माफिया हो गया तो मेरे ज़मीर और गैरत में इस वजह से इनसे अलहदा हुआ कि मेरा दिल ही चाह रहा था, मगर मजबूरी थी। मैंने कई दफ़ा छोड़ना भी चाहा। जो गरीब लोग थे जिन्होंने 65 साल बाद यहाँ खोसे लगारी जगीरदार नवाबजादे खर गिलानियों के खिलाफ एक कच्चे घर के जमशेद दस्ती को वोट दे के खड़ा किया, मैं उन्हें मायूस ना करना चाहता था। कुछ ना कुछ मैंने उनको जुल्म से बचाया। पीपल्स पार्टी एक लूट मार करप्शन के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। ठीक है, आइन साजी हुई, कानून साजी, उसमें हमारा भी हिस्सा है। लोगों को मायूस किया, वो करप्ट लोग आए मुशर्रफ के साथ थे। मगर ये 5 साल बाद आपको क्या एहसास हुआ?
जो दस्ती साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, पलविशा बहुत नुकसान हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध से शराजी खानदान जा रहा है, तो ये हम कह सकते हैं जनूबी पंजाब में कुछ जगह थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, सेंट्रल पंजाब में तो लगता है खत्म हो रही है, लेकिन जनूबी पंजाब से भी जमशेद दस्ती साहब चले गए, 2 सीटों से लड़ेंगे, 4 MP इनके साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल में है। देखिए उसामा, ऐसा होता रहता है और मैं ये नहीं समझती कि किसी, हालांकि जमशेद दस्ती के जाने का मुझे इनको पता है कि खुद भी पर्सनली भी दुख है, लेकिन जैसे आपने कहा ठट्टा से शिराजी चले गए, किसी ये इलेक्शन के आसपास लोग आते जाते रहते हैं, इससे पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हम टॉक शोज से बैठकर नहीं लगाते। जिस तरह मैं आपको जमशेद दस्ती की ही मिसाल दूंगी कि एक सेक्शन मीडिया का इनको विक्टिमाइज करता रहा कई साल, लेकिन आखिर में आपने देखा क्या हुआ, लिहाजा टॉक शोज पर बैठकर हम लोग ये कहें कि हमें कैंपेन चलाएं कि पीपल्स पार्टी खसारे में नजर आ रही है, मैं हरगिज नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी खसारे में नजर आ रही है। बड़ी जमातें जो कि अपने लीडर्स के खून जिनके उनकी बुनियादों में शामिल होते हैं, वो इस तरीके से खत्म नहीं होती हैं। अब आपने बात की, अब इसके साथ साथ आप ये भी बात कीजिए, लोड शेडिंग की बात की आपने, महंगाई की बात की, आप उसके साथ साथ मुहर्रिकात की भी बात कीजिए, आप ये भी बात कीजिए कि जैसे आपने कहा हर आमिर के जाने के बाद पीपल्स पार्टी ने मुल्क को संभाला, हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की कुर्बानी दी और उसके बाद हमने इस मुल्क को बचाया। एक बहुत बिल्कुल वो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पूरी दुनिया में रिसेशन था, पाकिस्तान को हमने एक इंतहाई खतरनाक जंग जो इसके बॉर्डर्स पे लड़ी मुश्किलात थी, लेकिन आप खुद मान रही हैं कि जमशेद दस्ती साहब के जाने का अफसोस है, इसका मतलब जो लोग जा रहे हैं उनका अफसोस है, इससे मुराद तो यही है कि पीपल्स पार्टी को दुख है, नुकसान है पीपल्स पार्टी के लिए। सही, जमशेद दस्ती साहब मुझे जाता है, चाहे वो एक वर्कर है या वो एक इलेक्टेबल है, उसके जाने का अफसोस होता है। सही, मैं दूसरे सवाल पर भी आऊंगा कि जो पार्टी टिकट्स अभी तक सिंध में ही सिर्फ अनाउंस हुए हैं, वो ज्यादातर सिर्फ चंद खानदानों में नजर आ रहे हैं, मैं इस पर आता हूं। जमशेद दस्ती साहब मुझे बताएं, इलेक्शंस लड़ने की अभी आपको इजाजत नहीं मिली, ये बात दुरुस्त है? साहब भाई वजह यह थी कि मैं सजा हो गया था, अब उस पर जो मेरे ऊपर इल्जाम था उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरी हो चुका हूं और मेरी 15 को अपील है इस ट्रिब्यूनल में, मुल्तान बेंच में। इंशाअल्लाह ताला वो मसला मेरा क्लियर है, मेरा पूरा ईमान यकीन है कि मैं इंशाअल्लाह ताला दोनों हल्कों से लड़ रहा हूं, वो मरहला भी देखेंगे। मुझे बताएं, नौजवानों की टीम है। सही, आप आजाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद ही आपको पीपल्स पार्टी में ये सब खराबियां क्यों नजर आई? यूसुफ जरा गिलानी का खानदान बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ है, आज आप उनके खिलाफ क्यों? गुजारिश ये थी कि एक जब पार्टी से मुंतखब होता है, आइन कहता है कि आप पार्टी के साथ रहें, मगर वो मैं बागी था। मैंने आपको बताया कि क्रिकेट बोर्ड की करप्शन हो, मैं स्पोर्ट्स स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, पार्टी नहीं छोड़ी आपने, पेट्रोलियम कमेटी में था। मेरी बात सुनिए, मैंने सब कुछ बात तो सिर्फ पार्टी ने छोड़ी, तो मैं पहला MNA था जो बोल रहा हूं। अब ये पलवचा बीबी बैठी है, इससे पूछे कि हिना रबानी घर से ये पार्लिमानी सेक्रेटरी खारजा थी, इसको उसने कोई लिफ्ट नहीं कराई, ये तंग थी, ये मेरे पास एहतजाज किया इसने कि वो गैर कानूनी तौर पर उसने सैकड़ों लोगों को भर्ती कर दिया जो वजारत खारजा में अभी उनको निकाला जा रहा है। तो जब जो चोर दरवाजे से आए ऐसे लोग आ गए तो हम उसके वो जगीरदार थे, हमें कैसे कबूल कर सकते? अब आप कहां जाएंगे? बेदाग क़यादत कौन है? आप कह रहे हैं बेदाग क़यादत के साथ आप जाएंगे, कौन है? अभी तो आप आजाद उम्मीदवार लड़ेंगे। उसामा भाई कल मैं अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ रहा हूं, जीतूंगा भी सही, मेरा ईमान है। गरीब जाग रहे, मैं कोशिश करूंगा कि कोई ईमानदार जिस पे दाग ना हो उसके साथ जाऊं, और जो मेरे मसाइल हल करेगा, नहीं हुआ तो आजाद बैठा रहूंगा, किसी चोर और बदमाश के साथ नहीं जाऊंगा, मैं वर्कर हूं। ये बात आज एक रिकॉर्ड पे नोट कर लें। कोई जमात है आपकी नजर में जो बेदाग हो या सब चोर हैं? नहीं, मेरी नजर में अभी कोई ऐसी बात नहीं है, मैं एहतराम करता हूं। पीपल्स पार्टी छोड़ने का दुख है, अच्छे लोग भी है, पीपल्स पार्टी छोड़ने का दुख है, जहां जब आप उनके साथ रहे, आज उन्हीं लोगों के खिलाफ आप लड़ेंगे, दुख होगा आपको? पीपल्स पार्टी का छोड़ने का दुख है। पीपल्स पार्टी ने हमें, मैंने निकला, उन्हें हमें निकाला है कि जब गलत लोगों को, हिना रबानी खर जैसे लोग, चोर दरवाजे से, गिलानी जैसे लोग, तो मुझे वर्कर को कैसे बर्दाश्त करें? पीपल्स पार्टी ये गिला दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को छोड़ रही है, कारकुन नहीं छोड़ रहे। हाँ, कारकुन खत्म हो रहे हैं, कारकुन को जिबा कर दिया। ये तो जगीरदारों की जमात, खालिसन जगीरदारों की जमात बन गई। जी पलविशा की जगह नहीं है। पलविशा का जवाब ले लें। जी पलविशा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप फिर से कहिएगा, मुझे आवाज नहीं। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जिस तरह जमशेद दस्ती साहब कह रहे हैं कि मैंने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा, पीपल्स पार्टी ने मुझे छोड़ दिया, ये गिला है कई लोगों का पीपल्स पार्टी से कि वो इस मजबूर हो रहे हैं छोड़ने पर। कारकुन थे काफी अरसे से, मगर पीपल्स पार्टी को आप छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं।
देखिए, इनकी मजबूरी थी, इनको एक अपने इलेक्शंस में इनको शिकायत थी और वो शिकायत का इनका अजाला नहीं हो सका या इन्होंने किससे बात की ये तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन जितना मैंने इनसे सुना है और इनसे चूंकि मेरे कॉलीग रहे हैं, इनसे बात की है, इनको सख्त शिकायत थी। लेकिन बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब खास तौर पे हुकूमत में आती हैं तो फिर बहुत से लोग उनके साथ ऐसे शामिल हो जाते हैं जो वो मजबूरन जिनको एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन अब चूंकि जमशेद दस्ती साहब का मामला और है, इन्होंने कई दफा इस पे एहतजाज भी किया, ये बात भी सही है। आपको भी शिकायत थी इनारा बानी साहिबा से? इनका है, आपको भी शिकायत थी इनारा बानी खैर साहिबा से? देखिए, मैं वो बातें जो है यहाँ मतलब टीवी पे बैठ के नहीं कह रही, मुझे कोई जाती पर खास उनसे नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर किसी का, देखें ऐसे बहुत से लोग पार्टी में होंगे जिनसे मेरा भी प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन मेरा ये अपना फैसला है कि मैं उसको पार्टी के अंदर रह के अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी के अंदर रह के इख्तलाफात हों तो बंदा उनको सॉर्ट आउट करता है। मैंने इसीलिए आपको कहा कि पार्टी छोड़कर जाने का अफसोस है जी, पार्टी छोड़कर जाना। जमशेद दस्ती साहब, मैं समझती हूँ, मुझे बताएं, पार्टी छोड़कर जाना जो है वो दुरुस्त नहीं। पार्टी एक बहुत बड़ा समंदर होता है और इख्तलाफात जो है वो उसमें आते भी हैं और निकल भी जाते हैं। लिहाजा मैं ये नहीं समझती कि इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने वर्कर्स को इग्नोर भी करती है। यूसुफ रजा गिलानी साहब से मुझे इल्म नहीं है, दस्ती साहब का क्या इशू, मुझे बताएं सिंध में कारकुनों को क्यों नहीं दिया आपने टिकट? एक मिनट, इनके जलसों में मेरे ख्याल में यूसुफ रजा गिलानी साहब बताते खुद भी गए थे जब इनकी बाई इलेक्शन था, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इन्हें सपोर्ट किया, लेकिन बाद में मुझे इल्म नहीं है कि इनका उनसे क्या इशू था। लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि जो भी इशू है हम उसे पार्टी के अंदर रहकर भी रिजॉल्व कर सकते हैं और हर पार्टी आखिरी सवाल जमशेद साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, कोई पार्टी ठीक है, आखिरी सवाल जी पुलविशाह, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल जमशेद साहब, अब मैं गलत नहीं हूँ, इनारा बानी खैर साहिबा तो नहीं होंगे आपके मुकाबले पे, तो आप 2 हल्कों से लड़े हैं, आपने कहा 4 MPs भी आपके साथ होंगे, तो आप समझते हैं आप जीत जाएंगे? सामा भाई इंशाल्लाह जीत जाऊंगा और जिन लोगों को पार्टी ने वजीर खारजा बनाया, वजीर आजम बनाया, इंशाल्लाह वो निशान इबरत बन रहे हैं। अल्लाह ताला जानता है उनका कहीं दूर दूर तक भी निशान नहीं मिल रहा। ये इलेक्शन वक्त बता देगा, ये मेरी बहन मजबूर है क्योंकि इनको मखसूस नशस्त पे इन्होंने टिकट लेनी होती है। और आज आपकी उसामा भाई स्पीड ज्यादा थी, मैं भी 13 घंटे से सफर में हूँ, मजा आता और इंशाल्लाह मौका मिला स्टेडियम में इंशाल्लाह मैं हक पे हूँ। और मैंने मेरिट पे पार्टी छोड़ी है, पार्टी वर्कर की नहीं रही, भुट्टो की जमात नहीं रही, ये चोरों को कबूल किया और उनको साथ मिलाया। आज पार्टी सिफर हो चुकी है। छोटा सा जवाब, आज आपने वक्त दिया हमें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप थके भी हुए थे, सिर्फ एक जवाब, नून लीग में जा रहे हैं या तहरीक इंसाफ में? सामा भाई मैंने आपसे पहले बात कर ली, आपका भी सवाल नहीं बनता, मैं कहीं नहीं जा रहा, जहां मेरा दिल मानेगा, जहां मेरे करीब कहेंगे, मुझे जाती मफाद नहीं है, ना मैं कोई चोर हूं, ना मैं कोई डर जाता हूं। उनकी बात मान के किसी इंसान के साथ जाऊंगा, इंसान के साथ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया जमशेद दस्ती साहब और पुलविशाह खान हमारे साथ ही। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। लोड शेडिंग किसी के लिए सबसे मकबूल नारा, किसी के लिए खतरनाक हथियार। जारी लोड शेडिंग की शिद्दत इंतखाबी नताइज का हुलिया बिगाड़ सकती है। शदीद गर्मी अभी आई नहीं मगर लोड शेडिंग जोबन पर है। तवानाई का यह बहरान अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ लोगों पर गजब ढा रहा है। बिजली बंद होती है तो जैसे जिंदगी बंद हो जाती है। लम्हा लम्हा इंतजार की सूली पर अजियत कैसे डसती है, इसका लफ्जों में इजहार कैसे हो। कहीं इस अंधी चुड़ैल की वजह से कारोबार उजड़ रहे हैं तो कहीं फैक्ट्रियों को ताले पड़े हैं। बंद होती बिजली से मजदूरों की आंख में मायूसी के दीप जल रहे हैं और घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। इसका जोर पंजाब में ज्यादा चल रहा है, जहां लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में 16 से 20 घंटे गैर एलानिया बिजली बंद की जा रही है। लोड शेडिंग से तंग आज पाकिस्तान के मैनचेस्टर कहलाने वाले शहर फैसलाबाद में ताजरों ने धमकी दी है कि 2 दिन में मसला हल ना हुआ तो फेस्को की ईंट बजा देंगे। मगर हकीकत यह है कि लोड शेडिंग 2 दिन में हल होने वाला मसला नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के 5 साल दौर में मसला हल नहीं हो सका, इसे अब ये लोड शेडिंग अपने खिलाफ साजिश नजर आ रही है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे। अहसान रफीक भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, मियां शाहिद इस्लामाबाद से, गुलाम महीउद्दीन फैसलाबाद से और मुल्तान से हमारे साथ होंगे जान शेर खान। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर की। अरसलान, कितनी लोड शेडिंग है, लोग क्या कह रहे हैं?
उसामा, लाहौर में जो कुल तलब है वो है 3200 मेगावाट की, लेकिन इस वक्त जो है 2200 मेगावाट जो है उसका शॉर्टफॉल है, यानी सिर्फ 1000 मेगावाट जो है वो लाहौरियों को मिल रही है, जिसकी वजह से हर घंटे के बाद यहाँ पे 2 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, यानी 8 घंटे कुल मिलाकर। वो भी जो पॉश इलाके हैं जहाँ पे लोग ज़रा से थोड़े से समझदार हैं, फ़ोन कर सकते हैं या उनका कुछ दबाव पड़ता है, वहाँ पे 8 घंटे है। लेकिन अगर ज़रा सा लाहौर से आप बाहर निकले, जिस तरह का इलाका बरकी है, डिफेंस के साथ जो इलाके हैं, मुलिका इलाके हैं, वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर लोड शेडिंग की जो उसका दौरानिया है वो तकरीबन 20 से 22 घंटे तक जा रहा है। लाहौरी बेचारे क्या कहेंगे, जाहिर है वो तो यही कहेंगे जी कि हम बिल भी देते हैं और उसके बावजूद जो है बिजली यहाँ पे मुयसर नहीं है। गिला यही है कि जी पैसे देने के बावजूद चीज नहीं मिल रही। इस्लामाबाद पिंडी में क्या सूरत मियां शाहिद, और इसकी वजह क्या है? कुछ बताया जा रहा है कब तक मसला हल हो सकता है? लगता है 20 अरब रुपए तो मिलने को ही नहीं और तब तक ये मसला बेहतर नहीं हो सकता। उसामा, जो 20 अरब रुपए की आपने बात की है वो तो एक मजाक बन चुका है, क्योंकि जो वजीर आजम है उनका हुक्म था कि जल्द अज जल्द अदा किए जाएं। कल तक ये अदा ना किए गए और इनकार कर दिया गया वजारत खजाना की तरफ से। आज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि 20 अरब रुपए जो हैं वो अगले 30 दिनों में अदा किए जाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो फर्नेस ऑयल और गैस ना होने के बायस 13 पावर प्लांट जो हैं वो बिल्कुल बंद है, जिससे 2300 मेगावाट बिल्कुल सिस्टम में नहीं आ रही। और जो इनकी कम दस्तयाबी है उसके बायस जो है वो तकरीबन इस वक्त जो हमारी जनरेशन है वो 8600 मेगावाट है और शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट का चल रहा है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता इतने शॉर्टफॉल में जो इतनी लोड शेडिंग हो रही है वो नहीं हो सकती, क्योंकि 5% जो है वो लोड शेडिंग होनी चाहिए। इस वक्त 18 घंटे तक जो लोड शेडिंग हो रही है मामला कुछ और है उसामा। सही है, यानी यहाँ नाअहली काफी वाज़ेह नजर आ रही है। मोहिउद्दीन, फैसलाबाद के मजदूर ताजिर बरादरी क्या कह रही है, किस कदर परेशान है? सब सड़कों पे उसामा, फैसलाबाद के मजदूर, फैसलाबाद के फैक्ट्री मालकान, फैसलाबाद के तुलबा, आज 20 से ज्यादा मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं, धरने दिए गए हैं। फैस्को हुकाम के साथ मुज़ाकरात हुए ताजर तंजीमों के, वो नाकाम साबित हुए हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग है। फैसलाबाद के सनती इलाकों में 4 घंटे का शेड्यूल दिया गया था, 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। घरेलू इलाकों में 8 घंटे का कहा गया था, 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और जो बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हैं उनके लिए तो एक शिफ्ट ही बंद कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद है 6 से 12 बजे तक तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बड़ी फैक्ट्रियां उसको बंद कर दिया गया है। और अब फैस्को हुकाम को 2 दिन की मोहलत दी गई है ताजरों की जानिब से, उसके बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो सकते हैं। फैसलाबाद मुश्किलात बढ़ रही हैं। जानशीर ये बताएं, मुल्तान इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां कितनी लोड शेडिंग है और लोग क्या कह रहे हैं, इंतखाबात पर किस तरह असरअंदाज होगा ये मसला? जी उसामा, मुल्तान समेत मैप्को के जो 13 अजला हैं वहाँ पर जो बिजली ज़रूरत है वो 2900 मेगावाट है, लेकिन यहाँ पर 1100 मेगावाट बिजली प्रोवाइड की जा रही है और 1700 मेगावाट का जो है यहाँ पर शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से यहाँ मुल्तान शहर की अगर बात की जाए तो 12 से 14 घंटे, जबकि देहाती इलाकों में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जो है लोगों के लिए अजाब बन गई है। और मुल्तान शहर की अगर बात की जाए, यहाँ पर पावर लूम्स हैं छोटी बड़ी उसामा, यहाँ पर सनतों में काम बंद हो चुका है। पावर लूम्स में 2.5 लाख मजदूर हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। पावर लूम्स बंद पड़ी हुई हैं, शिफ्ट्स में काम बंद हो गया है, तो सरफीन जो है घरों में वो परेशान है। इलेक्शन आगे सर पर है, लेकिन बिजली का जो मसला है हल होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शॉर्टफॉल जो है अपनी जगह पर कायम है। मैप्को काम कहते हैं कि तलब और रसद में फर्क है, वो कुछ नहीं कर सकते। बिजली जो है लोड शेडिंग उनकी मजबूरी बन चुकी है। ज़रात जो है ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं, ज़रात को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जिस लोड शेडिंग की वजह से। तो तमाम जरूरियात हर सेक्टर जो है मुतासर हो रहा है। जी, ज़राअत से लोग हों, कारोबारी तबका हो, घरेलू घरों में रहने वाले लोग हों, सब मुतासर हैं। अरसलान रफीक भट्टी, ये बताएं आखिर में आपके ये लोड शेडिंग सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएगी? सियासी जमात को? किस सियासी जमात को नुकसान होगा इस लोड शेडिंग का? मुख्तसर बताइएगा। जी उसामा, बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी है, साबका हुक्मरान जमात, उसको पहुंचेगा। उनका वादा यही था कि 5 साल में ये मसला हम हल करेंगे, लेकिन 5 साल में मसला हल करने की बजाय ये ज्यादा बढ़ गया। वो जूं ही हुकूमत गई है, उस 5 सालों में तो उनको ये नजर नहीं आया, लेकिन अब वो कहते हैं जी कि हमारे ही खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन ये नहीं बताते कि साजिश कौन करने वाला है। पेट्रोल के पैसे, जो तेल के पैसे हैं, वो इन्होंने देने थे, थर्मल पावर यूनिट्स को फेडरल गवर्नमेंट ने देने होते हैं, लेकिन उसमें सूबाओं का कोई असर नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद शायद ये हुकूमत के बस से बाहर था ये मसला, पीपल्स पार्टी 5 साल में हल ना कर सकी। उसामा, मेरे पास इस वक्त ये फैक्ट शीट जो है वो PSO की मौजूद है। जो पीपल्स पार्टी ने इस दौर में पैसे देने थे वो नहीं दिए।
अभी भी 129 अरब रुपए जो हैं वो देने हैं, और बापडा, हबको, कैपको और केईएससी जो है वो अरबों रुपए के नादहिंदा हैं। इसके अलावा पीएसओ जो है उसने 91 अरब रुपए जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे देने हैं, दिवालिया होने के बराबर है, और 278 अरब रुपए जो है वो वजारत खजाना अब तक अदा कर चुकी है। अभी सिर्फ 13 अरब रुपए रह गए हैं जो सब्सिडी की मद में देने हैं। अगले दिन जो है वो बड़े भयानक जो है वो नजर आ रहे हैं। अभी 20 से 22 घंटे तक की लोड शेडिंग के लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। 11 मई को गर्मी भी ज्यादा होगी, इलेक्शन का दिन होगा। फैसलाबाद के ताजिर मजदूर क्या कह रहे हैं मयूद्दीन? उसामा, फैसलाबाद के ताजरों का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उनको बिजली जो है वादे के मुताबिक नहीं मिल रही। पेप्को की तरफ से आज दावा किया गया है कि 3500 से 4000 मेगावाट। जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं लोग? बराह रास्त वो अभी तक तो जो ये कहा जा रहा है कि साबका हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, लेकिन अगर 3500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है तो मौजूदा हुकूमत जो है वो दुरुस्त तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। फैसलाबाद का हिस्सा 5 से 600 मेगावाट शॉर्टफॉल बनता है, लेकिन इसको 1000 शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी बात सबूत है कि बद इंतजामी है। जनूबी पंजाब जो है, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, यहाँ पीपल्स पार्टी को वोट डलते हैं। जानशेर, नुकसान हो सकता है पीपल्स पार्टी को इस लोड शेडिंग से? जी उसामा, बिल्कुल नुकसान हो सकता है, क्योंकि ताजिर जो हैं तमाम वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी साहब का जो हुकूमत है वो बिजली का जो बहरान है, जो मसला है, 5 साल मिले थे उनको, वो हल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो सरापा एहतजाज है। और बिल्कुल ये नुकसान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल में मसला हल नहीं कर सकी, और आसान नहीं होगा लोगों को जवाब देना। जब उनके उम्मीदवार जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा आप 5 साल में लोड शेडिंग खत्म क्यों नहीं कर सके। जानशेर खान मुल्तान से हमारे साथ है, मोयुद्दीन फैसलाबाद से, लाहौर से रसलान रफीक भट्टी और इस्लामाबाद से मियां शाहिद। हम अपने नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। अदालत की मुदाखलत के बावजूद समंदर पार पाकिस्तानी वोट के हक से महरूम। मुल्क छोड़ने वाले मुल्क के मामलात में हद से ज्यादा संजीदा हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत के बावजूद समंदर पार पाकिस्तानी वोट के हक से महरूम है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि समंदर पार पाकिस्तानी मशीन रीडेबल पासपोर्ट के बगैर वोट नहीं डाल सकते। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान अदालत ने वजारत खारजा को हिदायत की है कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों से राबिता करके वहां मुकीम पाकिस्तानियों के वोट डालने के इंतजाम मुकम्मल करे, जिनसे इलेक्शन कमीशन और नादरा हुकाम को आगाह किया जाए। आज अटॉर्नी जनरल अदालत को बता रहे थे कि ई वोटिंग के लिए नादरा ने गलती से मुबर्रा सॉफ्टवेयर तैयार किया है, मगर इसके लिए कानून साजी की भी जरूरत है, जिसके लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से अंदाजा हो रहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वोट के हक से महरूम ही रहेंगे, क्योंकि बैरून मुल्क मुकीम 75 लाख पाकिस्तानियों में से 45 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनकी ज्यादा तादाद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमेरिका में मुकीम है। सबसे ज्यादा 17 लाख के करीब पाकिस्तानी सऊदी अरब में हैं, जिनके पासपोर्ट उनके कफील के पास होते हैं। ये लोग मशीन रीडेबल पासपोर्ट के बगैर वोट नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन का यह भी मौक़िफ़ रहा है कि बैरून मुल्क वोटिंग के लिए उन ममालिक की हुकूमतों से भी इजाजत लेना पड़ेगी, जबकि वोटिंग के लिए इजाफी अमले की जरूरत भी पड़ेगी। ये सारी बातें एक तरफ, कहने वाले ये भी सवाल उठाते हैं जो लोग मुल्क से हिजरत कर गए उन्हें वोट का हक क्यों दिया जाए? अगर वो मुल्क की सियासत में किरदार अदा करना चाहते हैं तो वापस पाकिस्तान आए। क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए? बात करेंगे। हमारे साथ हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अहमद शहजाद। अहमद शहजाद साहब, क्या वजह है, आप क्यों समझते हैं कि यह हक मिलना चाहिए जो लोग मुल्क छोड़कर चले गए उन्हें, जबकि दहशतगर्दी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मसाइल का उनको रोजाना सामना नहीं है? अब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मैं अफसोस से कह रहा हूँ, एक सानिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। हम तकरीबन 17 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान भेजते हैं। सही। और हमारे दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ रखते हैं। हर मुश्किल वक्त में आप देखें, 1965 की वॉर हो या कर्ज उतारो मुल्क सवारों का मंसूबा हो, या फिर 92 का सैलाब हो, या 71 की वॉर हो, फिर 97 का ज़ल्ज़ला हो, हर मुश्किल वक्त में हम लोगों ने, हमारी बहनों ने, माओं ने अपने जेवरात उतार कर पाकिस्तान की मदद के लिए वहाँ से भेजे। हम लोगों ने यहाँ आके हॉस्पिटल बनाए, हमने आके ज़ल्ज़ले में दवाइयाँ तकसीम की, हम ट्रकों के हिसाब से आके हम लोगों ने टेंट जो थे वो लोगों को आके तकसीम किए। और ये सब चीज़ें, देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है,
पाकिस्तान हमारी माँ है। और बहुत से लोग देखेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी के जिन्होंने यहाँ मिलियंस ऑफ पाउंड की इन्वेस्टमेंट की हुई है जी। और देखिए ये बिल्कुल एक बहाना है। अगर आप दूसरे मुल्कों को देखें, अभी अभी फ्रांस में इलेक्शन हुए, हमारे ही एरिया से, लंदन से, यानी कई मुल्कों में यह हक हासिल है यकीनन, बल्कि यहाँ तो कई माशी माहिरीन ये तक कहते हैं कि बाहर से अगर पाकिस्तानी पैसा भेजना बंद कर दे तो हमारा मुल्क जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल यकीनन मोहब्बत जो है पाकिस्तानियों की बहुत बढ़ जाती है, मुल्क से जाकर उनको याद आता है, लेकिन क्या वो सही फैसला कर सकते हैं वोट डालते हुए जबकि वो यहाँ ना हो? किस तरह फैसला, कौन उम्मीदवार सही है कौन नहीं? देखिए, ये तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। वोट का हक देना जो है ये एक बहुत छोटी सी और मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, बल्कि हमें पूरी रिप्रेजेंटेशन का हक मिलना चाहिए। जिस तरह खवातीन को और एथनिक माइनॉरिटीज को तमाम ईवानों में कोटा सिस्टम के थ्रू मिला हुआ है। और फिर आज़ाद कश्मीर की असेंबली में आप देखें, वहाँ बरतानिया के आज़ाद कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ सीटें हैं 1 या 2। यानी जिस तरह ज्यादातर लोगों का ख्याल है लाखों पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनको वोट का हक मिलना चाहिए, लेकिन अभी इस दफा के इलेक्शंस में हमें ये मुश्किल नजर आ रहा है। अहमद शहजाद साहब हमारे साथ थे, ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अहमद शहजाद, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जाने से पहले एक दफा फिर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल करम फरमाए और अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।